30 अक्टूबर 1984 का दिन था। इंदिरा गांधी ओडिशा के भुवनेश्वर में रैली कर रही थीं और अचानक से वो अपनी पहले सी तय स्पीच से इतर कुछ कहने लगी। उन्होंने कहा, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं है कि मैं रहूँ या नहीं। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा ही करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। इसके 24 घंटे बाद 31 अक्टूबर 1984 आज ही के दिन शाम को यह खबर आती है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब नहीं रही। इंदिरा के ही 2 सिख गार्डों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। देश के लोग अवाक रह गए थे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अनुमान पहले से हो गया था। वो अपने डॉक्टर कृष्ण प्रसाद माथुर से अक्सर ये कहती रहती थी, किसी दुर्घटना में अचानक उनकी मौत हो जाएगी, और उनकी यह बात सच भी साबित हुई। It makes no difference whether you die in bed or you die standing up. नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आज हम आपको बताएंगे इंदिरा गांधी की मौत के उन भयावह 5.5 घंटों के बारे में, और ये भी बताएंगे कि आखिर आज ही के दिन उस दिन क्या हुआ था। आखिर इंदिरा गांधी की हत्या क्यों कर दी गई। सबसे पहले इंदिरा गांधी की मौत की वजह को समझते चलते हैं। बात 38 साल पुरानी है। पंजाब में सिख आतंकवाद अपने चरम पर था। इसका नेतृत्व जरनैल सिंह भिंडावाले कर रहे थे, वो भी स्वर्ण मंदिर में बैठकर। 5 जून 1984 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिख आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश देती हैं। ऑपरेशन में भिंडावाला सहित कई लोगों की मौत हो गई। ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्सों को क्षतिग्रस्त भी होना पड़ा। इससे सिख समुदाय का एक तबका इंदिरा से नाराज हो गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से खुफिया ब्यूरो को लगातार इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रचे जाने के इनपुट मिल रहे थे। इसी के चलते रॉक प्रमुख RN काब को PM का सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया था। इसके बाद इंदिरा गांधी के सुरक्षा दस्ते से बेअंत सिंह जैसे सिख गार्डों को हटाकर दिल्ली पुलिस में वापस भी भेज दिया गया था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सोचा कि सिख गार्डों को हटाने से जनता के बीच उनकी सिख विरोधी छवि बन जाएगी। लिहाजा उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपने सिख गार्डों को बहाल करने का आदेश दे डाला, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल था। 1 अक्टूबर 1984 की सर्द सुबह अच्छी धूप खिली हुई थी। इंदिरा के लिए काफ़ी बिजी शेड्यूल होने वाला था। उस दिन उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पीटर उस्तिनोव भारत आए हुए थे। दोपहर में पूर्व ब्रिटिश PM जेम्स कैलाहन के साथ उनकी मीटिंग भी तय थी। इसके बाद राजकुमारी एनी के साथ उनका डिनर प्रोग्राम था। 1966 में इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके डॉक्टर रहे कृष्ण प्रसाद माथुर अक्सर ये बताते हैं कि इंटरव्यू के लिए वे उस दिन तैयार हो रही थी। ब्यूटिशियन उनका मेकअप करने में मशगूल थी। सुबह के 9 बजे हुए थे। इंदिरा गांधी तैयार होने के बाद अपने घर 1 सफदरजंग रोड से अपने ऑफिस बगल के बंगले 1 अकबर रोड के जाने के लिए तैयार हो उठी। वहां पर पीटर उस्तिनोव उनका इंतजार कर रहे थे। धूप से बचने के लिए कांस्टेबल नारायण सिंह एक छाता लेकर उनके बगल में चल रहे थे। उनके सीधा पीछे उनके PA RK धवन और निजी सेवक मौजूद थे। वह हमेशा की तरह काफ़ी सुंदर भी दिखाई दे रही थी। उन्होंने इस दौरान ब्लैक बॉर्डर वाली केसरिया रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने साड़ी के मैचिंग की ब्लैक सैंडल भी पहन रखी थी। कैमरे पर फोटोजेनिक होने के लिए उन्होंने अपनी एक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। उस दौरान उनको धमकियां मिलने के चलते उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के लिए कहा भी गया था। जैसे ही इंदिरा गांधी 1 अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट पर पहुंची, उन्होंने धवन के कान में कुछ कहा। गेट पर इंदिरा गांधी के सुरक्षा ना किसी पछतावे के अपनी बंदूकें नीचे भी गिरा दी। बेअंत ने कहा, मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब आपको जो करना है वो करिए। तब तक ITBP के जवान वहां पर आ चुके थे। उन्होंने बेअंत और सतबंद को अपने कब्जे में ले लिया। इसी दौरान रहस्यमय तरीके से बेअंत सिंह को गोली मार दी गई। उसकी तुरंत वहीं पर मौत भी हो जाती है। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं है में लिखा है कि धवन ने एम्बुलेंस के ड्राइवर को आवाज लगाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज ही नहीं आई। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई ही नहीं दिया। प्रधानमंत्री के घर पर तैनात एम्बुलेंस का ड्राइवर उस वक्त चाय पीने के लिए बाहर गया हुआ था। धवन एम्बेसडर लाने के लिए लगातार चिल्लाते रहते हैं। धवन और सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट
इंदिरा गांधी को एम्बेसडर की पिछली सीट पर जैसे तैसे करके लिटाते हैं। तभी सोनिया गांधी दौड़ते हुए पीछे से आती हैं और चिल्लाती हैं। सोनिया गांधी उस दिन को याद करते हुए लगातार ये कहती हैं, जब मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी तो लगा कि ये दिवाली के बचे हुए फटाकों की आवाज़ें हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही था। मैं भागकर बाहर आई तो देखा उनका शरीर गोलियों से छलनी था। मेरी सास ऐसी ही अनहोनी के बारे में लगातार बात करती रहती थी। उन्होंने इस बारे में हमसे भी बात की थी, उन्होंने राहुल से भी बात की थी और कुछ खास निर्देश भी उनको दिए थे। एम्बेसडर में सोनिया के साथ धवन और एक सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट बैठते हैं। सोनिया पीछे की सीट पर बैठी और इंदिरा गांधी के सिर को अपनी गोद में रख लिया। इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया जाता है। ऑफिस टाइम होने के चलते सड़क पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था, इससे एम्स पहुंचने में समय भी लगा। इस दौरान पूरे रास्ते कार में सन्नाटा सा छाया रहा। इंदिरा गांधी के शरीर से लगातार खून बह रहा था, इससे सोनिया का गाउन खून से लथपथ हो गया। कार 9:30 बजे के आसपास एम्स पहुंचती है। ड्यूटी पर मौजूद जूनियर डॉक्टरों को एक झटके के साथ एहसास हुआ कि मरीज आखिर है कौन, और गुलेरिया, MM कपूर और S बलराम जैसे टॉप सर्जन डॉक्टर मिनटों में वहां पर पहुंच जाते हैं। इंदिरा गांधी का तुरंत ही इलाज भी चालू कर दिया जाता है। इंदिरा के दिल में मामूली हरकत ही हो रही थी, वहीं नाड़ी में कोई भी धड़कन नहीं मिल पा रही थी। डॉक्टरों ने तुरंत खून बहने से रोकने की कोशिश की, बाहर से सपोर्ट भी दिया गया। सर्जनों ने उनके चेस्ट और पेट का ऑपरेशन किया। इस दौरान खून देने की अपील भी की गई। इसके साथ ही एम्स के बाहर खून देने वालों की लगातार भीड़ उमड़ती रही। 88 बोतल O नेगेटिव खून चढ़ाया गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। कुलदीप नैयर ने अपनी किताब में लिखा था, एम्स का VIP विभाग बंद होने की वजह से वहां पे स्ट्रेचर मौजूद नहीं था। उन्हें व्हील चेयर पर कैजुअल्टी विभाग में ले जाया गया। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम तैयार थी। इस दौरान इंदिरा की मौत हो चुकी थी, फिर भी उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर दिन की धड़कन फिर से शुरू करने की एक नाकाम कोशिश की गई। डॉक्टरों ने बताया कि गोलियों ने उनके लीवर के दाहिने हिस्से को छलनी कर दिया था। उनकी बड़ी आंत के 12 के करीब छेद हो गए थे और छोटी आंत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। उनके एक फेफड़े में भी गोली लगी थी और रीढ़ की हड्डी भी गोलियों के असर से टूट गई थी। उनका हृदय सही सलामत था। उनके शरीर पर गोलियों के 30 से ज़्यादा निशान थे और 31 गोलियां इंदिरा के शरीर से निकाली गई थी। राजीव गांधी भी तब तक दिल्ली पहुंच चुके थे। राजीव गांधी उस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। राजीव गांधी को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद दोपहर 2:23 पर औपचारिक रूप से इंदिरा की मौत की घोषणा भी कर दी गई। संवैधानिक मापदंडों के अनुसार जब एक प्रधानमंत्री की कार्यकाल में किसी वजह से मौत हो जाती है तो दूसरे को तुरंत शपथ लेनी पड़ती है, नहीं तो सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए ऑल इंडिया रेडियो को राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के कुछ मिनट पहले ही घोषणा करने की अनुमति दी गई। एम्स में उस वक्त सैकड़ों लोग जुट गए थे। धीरे धीरे एक खबर भी फैल गई कि इंदिरा गांधी को 2 सिखों ने गोली मारी है। इससे माहौल बदलने लगा। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की कार पर पथराव भी हुआ। शाम को अस्पताल से लौटते लोगों ने कुछ इलाकों में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। धीरे धीरे दिल्ली सिख दंगों की आग में झुलसना शुरू हो गई। रात होते होते तो दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़क चुके थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि बेअंत सिंह की संदिग्ध लोगों से मुलाकात लगातार जारी है। इसके बाद इंदिरा गांधी के एक सुरक्षा सलाहकार RN काब की सलाह से उसे दिल्ली पुलिस में वापस भेज दिया गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इंदिरा गांधी को यह पता चला तो उन्होंने कहा कि यदि मैं सिख गार्ड को प्रधानमंत्री की सुरक्षा से हटा दूंगी तो पूरे सिख समुदाय में इसका क्या संदेश जाएगा और इसका कितना गलत असर होगा। इसके बाद बेअंत को फिर से उनकी सुरक्षा में लगा दिया गया। इसके बाद यह तय किया गया कि एक साथ 2 सिख सुरक्षा कर्मियों को इंदिरा गांधी की सुरक्षा ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने बहाना किया कि उसका पेट खराब है, इसलिए उसे टॉयलेट के नज़दीक ही तैनात किया जाए। इस तरह बेअंत और सतवंत प्लान बनाकर एक साथ तैनात हुए और उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लिया। अपनी दादी की मौत के 3 दशक बाद राहुल गांधी ने बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को याद करते हुए उन्हें अपना दोस्त बताया था। उन्होंने कहा था कि बेअंत ने मुझे बैडमिंटन खेलना सिखाया। राहुल ने एक बार बताया था कि बेअंत ने मुझसे पूछा था कि मेरी दादी कहाँ सोई हुई हैं और उनकी सुरक्षा कितनी पर्याप्त है। उसने मुझसे कहा था कि अगर कोई भी
ग्रेनेड फेंके तो तुम तुरंत लेट जाना। राहुल ने कहा कि मुझे बाद में पता चला कि सतवंत और बेअंत दिवाली के दौरान ग्रेनेड फेंकने वाले थे। ये लगातार बताया जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले बेअंत सिंह बहुत धार्मिक नहीं था। इसके बाद उसमें परिवर्तन दिखाई देने चालू हो गए। वह अक्सर दिल्ली के मोतीबाग गुरुद्वारे में जाने लगा था। यहाँ पर उसकी मुलाकात उनके अंकल केहर सिंह से होने लगी। एक दिन बेअंत सिंह गुरुद्वारे में ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात होने पर भावुक होकर रोने लगा था। तब केहर सिंह ने उससे कहा था, रो मत, बदला लो। इसी दिन बेअंत के दिमाग में इंदिरा गांधी की हत्या का ख्याल आया था। जिस ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण इंदिरा गांधी की हत्या की गई, उसके बाद उनकी हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे पूरे देश में फैले और जो माहौल देश ने उस वक्त देखा वो किसी भी तरह बयान नहीं किया जा सकता। उनकी दर्द और तकलीफें। इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी की भी एक दिन हत्या कर दी गई। गांधी परिवार लगातार उन दिनों दुख के माहौल से गुजर रहा था। राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की तर्ज पर एक बार फिर से गांधी परिवार के सदस्य होने के नाते प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रहती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इंदिरा गांधी जो एक सशक्त महिला थी और देश की प्रधानमंत्री थी और जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारे ऐसे निर्णय भी लिए जिसके लिए देश उनको लगातार याद भी करता रहता है और हमारे पीएम भी लगातार उसकी बात करते रहते हैं। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए और शोज़ के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। हमारी एमसीडी की यात्रा भी लगातार जारी है जिसमें हम लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। आपके लिए उनकी बातें भी आपको दिखाते हैं और उनके सवालों के जवाब उनके जनप्रतिनिधियों से लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नज़र टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।